या जो भी जिस 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 वर्ग का जितनी भागीदारी देश की जनता में उतनी परसेंट के आपको आरक्षण देना चाहिए, जो बिल्कुल वैलिड पॉइंट इन्होंने उठाया है। अच्छा, कांग्रेस ने कहा कि परिसीमन की शर्त हटा दो, जो 2011 वाली शर्त तक उसको हटा दो, आप आज से लागू कर दो, हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। वहीं समाजवादी पार्टी का मुख्य मुद्दा यह है कि ओबीसी को जोड़ दो, ओबीसी को एक निर्धारित आरक्षण दे दो, हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। अपनी जगह पर दोनों ही पार्टी सही है। अच्छा, परिसीमन की वजह से कुछ दक्षिण भारत के एमपी, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल, दक्षिण भारत की पार्टियों ने भी इसका विरोध किया। क्यों किया, मैं बता देता हूं। दक्षिण भारत की पार्टियों ने इसका विरोध इसलिए किया कि 2011 के परिसीमन के अनुसार राजस्थान, एमपी, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, बंगाल, इनमें आबादी बड़ी है और इनमें आबादी ज्यादा थी। तो परिसीमन उसके हिसाब से अगर आप सीटें बढ़ाएंगे तो परिसीमन का सीधा सीधा मतलब होता है कि सीमाओं की देखरेख करना, सीमाएं निर्धारित करना। तो अगर आप परिसीमन 2011 का पकड़ोगे तो इन राज्यों में सीटें बढ़ेंगी, जबकि दक्षिण भारत के राज्यों में जनसंख्या नियंत्रण कानून आ चुका है, तो वहां पे जनसंख्या की बढ़ोतरी बहुत कम हुई है, तो वहां सीटें नहीं बढ़ेंगी। जब वहां सीटें नहीं बढ़ेंगी तो वहां के एमपी एमएलए कम चुने जाएंगे। जब एमपी एमएलए कम चुने जाएंगे तो लोग दक्षिण भारत की संसद में आवाज कम उठा पाएंगे, और उत्तर भारत की आवाज उठाने के लिए बहुत सारी सीटें बढ़ जाएंगी, तो बहुत सारी आवाज उठाई जाएगी। तो यह विरोध दायर किया दक्षिण भारत के लोगों ने, जो कि उनका वैलिड पॉइंट भी कह सकते हैं। और आई एम सेइंग कि भाई साहब, परिसीमन 2017 का लागू करो, जनगणना 2027 का लागू करो, और परिसीमन भी 2027 के हिसाब से करो। 2027 में जैसी जनसंख्या हो आप उसी हिसाब से परिसीमन कर दो। दूसरा, कांग्रेस कहती है कि 33% भागीदारी से हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें प्रॉब्लम यह है कि आप सीटें बढ़ा करके क्यों देश के ऊपर और वजन बढ़ाना। पहले ही नेता इतने, भाई साहब इतने हैं, और ऊपर से इतने और बढ़ाने की जरूरत क्या है, 273 सीटें और बढ़ाने की जरूरत क्या है। वो कह रहे हैं कि इन 543 में से ही 33% महिलाओं को दे दो, ओबीसी को आरक्षण दे दो, हमें उसमें कोई प्रॉब्लम है नहीं है। तो भाई साहब, ये विरोध और ये विवाद चल रहा है। इस पे सरकार ने अपना स्पष्टीकरण दिया है कि वो 2029 के आसपास इसको लागू करना चाहती है। तो सरकार की चुनावी रणनीति हो सकती है, और आने वाले चुनाव, जो चुनाव आने वाले हैं, महिला मुद्दा को पकड़कर सरकार इस पे आगे बढ़ सकती है। ये मेरा पर्सनल और व्यक्तिगत ओपिनियन है। हो सकता हूं मैं 1% इधर उधर हो सकता हूं, मेरी पर्सनल राय क्या कहती है मैं आपको भी बता देता हूं। अब तक आपको सारी सच्चाई बताई, ये जो सच्चाई है, विरोध क्यों हो रहा है इसका, सरकार चाहती क्या है। अब जो मुख्य बात, एक जनता के हिसाब से मेरा पर्सनल ओपिनियन व्यक्तिगत ये कहता है, अगर 33% महिला को आरक्षण देते हैं तो उसमें ओबीसी की महिलाओं के लिए भी आरक्षित सीट होनी चाहिए, आरक्षण होना चाहिए। आपने 33% एससी एसटी को दे दिया तो कुछ परसेंट आपको ओबीसी की महिलाओं को भी देना चाहिए। दूसरा जो मेरा वैलिड पॉइंट है वो मैं आपसे ये कहूंगा, आप ऑलरेडी भाई साहब इस देश में नेताओं ने भारत को बहुत लूटा है और बहुत भ्रष्टाचार इस देश में हुआ है। इतने नेता ऑलरेडी हैं, तो क्यों 273 सीटों को बढ़ा करके देश पर एक वजन बढ़ाया जाए। वजन कैसे, उनकी तनख्वाह, उनके खर्चे, उनके एक्सपेंस, उनका रहना सहना सब भारत सरकार करेगी, तो भैया वजन बढ़ेगा। तो 33% आरक्षण दो, उन 543 सीट में से दे दो, नई सीट बढ़ाने की जरूरत ही नहीं है, और परिसीमन नया कर लो। और सबसे वैलिड पॉइंट, समाजवादी पार्टी कहती है जातिगत जनगणना होनी चाहिए। भैया मैं ओबीसी से बिलोंग करता हूं, जातिगत जनगणना होनी चाहिए, जिससे पता होना चाहिए देश में किस वर्ग की कितनी भागीदारी है, और आरक्षण जाति के हिसाब से उसी हिसाब से रख दो ना, जो जितने परसेंट है उतना उसको भागीदारी दे दो देश के अंदर। इसमें क्या बुराई है। अच्छे वैलिड पॉइंट्स उठाए हैं। आपको क्या लगता है कि विपक्ष और विपक्ष के क्या मुद्दे हो सकते हैं, या भारतीय जनता पार्टी या देश की सरकार क्यों इसको जल्दी में लागू करना चाहती है, क्या उनका मकसद है। आप एक बारी वीडियो को पूरा जरूर देखना, कमेंट कर देना, और आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर कर देना। जय हिंद, जय भारत।